नमस्ते सदावत्सले मातृभूमे। ये कांग्रेस की जो सरकार 2004 से 14 तक बैठी थी, उसके कारनामे अभी भी खुल रहे हैं और विदेशों में खुल रहे हैं। आप सोचो कि अमेरिका की एक सर्किट कोर्ट ने अनुमति दे दी भारत सरकार के खिलाफ मुकदमा चलाने की। और मामला क्या है, जब आप सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। आपको याद है कि बहुत बड़ा घोटाला 2G 3G घोटाले हुए थे भारत में, बैंड घोटाले हुए थे, स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था। और स्पेक्ट्रम घोटाले में यस बैंड का एक चक्कर फंस गया। वो यस बैंड वाला चक्कर कितना खतरनाक था, वो आज हम लोग उस पर डिस्कशन करने वाले हैं कि आखिर कितना बड़ा था। ये 2005 में अंतरिक्ष कॉरपोरेशन, हम सब जानते हैं कि इसरो की एक इंटरनेशनल विंग है जो कॉमर्शियल विंग है, अंतरिक्ष कॉरपोरेशन। क्योंकि ये जो इसरो है, इसरो जो कुछ भी बनाता था पहले देश के लिए बनाता था। फिर उन्होंने कहा कि भाई हम दूसरों की मदद कर सकते हैं, उससे कुछ कर सकते हैं, तो सरकारी काम है। सरकारी काम का मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी, इसको कॉमर्शियल विंग कहा गया। कॉमर्शियल विंग को अंतरिक्ष कॉरपोरेशन कहा गया। अंतरिक्ष कॉरपोरेशन ही सारे कॉन्ट्रैक्ट देगी, जिससे भी काम करवाएगी। यस चंद्रशेखरन जी, MG चंद्रशेखर, जो कि इसरो के पूर्व वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, 2005 की बात है, याद रखिएगा। 2005 में इसलिए बार बार कह रहा हूं कि 2004 में सरकार पर लड़ चुकी थी। 2005 में विदेशी लोगों से इन्होंने कुछ फंड इकट्ठे किए। फंड इकट्ठे करके एक कंपनी बनाई जिसका नाम था देवास। देवास कॉरपोरेशन ने सरकार से बात की। और फंड कहां का है, इन्वेस्टमेंट कहां का है, इंडिया का फंड घूमकर वो मॉरिशस रूट से आया, यूरोपियन यूनियन रूट से आया और अमेरिकन रूट से आया। ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, फाइल के आधार पर कह रहा हूं। यानी कि वो पैसा भारतीयों का था और भारतीयों का पैसा मॉरिशस रूट से फिर से देवास में लगा। अब ये भारतीयों का पैसा किसका हो सकता है? सरकार तो उस समय मनमोहन सिंह जी की थी, कांग्रेस सत्ता में थी, तो पैसा किसका लगा होगा जो इतनी गड़बड़ियों के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और अमेरिका में आज फंसा है? उसकी बात मैं बताऊंगा कि कैसे फंसा है। फिर वहां 2005 में ये कहा गया कि भाई 2 सैटेलाइट बनाएंगे और 2 सैटेलाइट ये कंपनी बनाएगी और इसके एवज में यस बैंड स्पेक्ट्रम इनको दिया जाएगा। स्पेक्ट्रम इनको अलॉट कर दिया गया। इन्होंने बताया कि भाई हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी, जो भी उन्होंने बड़ी छोटी टेक्नोलॉजियां बताई, उसका एक मेमोरेंडम तैयार किया गया। इस कंपनी के साथ अंतरिक्ष कॉरपोरेशन ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। कॉन्ट्रैक्ट करके पहले इनको यस बैंड स्पेक्ट्रम बांट दिया। यस बैंड स्पेक्ट्रम पर ये काम करना शुरू कर दिए। काम करना शुरू करने के बाद इनसे सैटेलाइट बनाने का चूंकि कॉन्ट्रैक्ट था, ये कुछ बना नहीं पाए। बाद में 2000 देवास और अंतरिक्ष के बीच में विवाद हो गया। विवाद इस बात का हो गया क्योंकि यस बैंड जो पहले इनको स्पेक्ट्रम दिया गया था, वो सरकार ने बाद में तय किया कि भाई हम और किसी को नहीं देंगे और ये यस बैंड जो है वो भारत सरकार और डिफेंस इस्तेमाल करेगी। ये भारत सरकार की पॉलिसी थी, यानी कि सॉवरेन फंक्शन था, सॉवरेन डिसीजन था, संप्रभु ने डिसीजन लिया था। और हम सब जानते हैं सॉवरेन डिसीजन अगर होता है तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 73-74 वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो फ्रस्ट्रेट होने का मतलब ये होता है कि वो अब पूरा नहीं हो सकता और उसकी कोई लायबिलिटी भी इसलिए नहीं बनती क्योंकि सॉवरेन फंक्शन है, पॉलिसी चेंज है, इसलिए किसी के ऊपर कोई लायबिलिटी उसकी नहीं बनाई जा सकती। अब विवाद शुरू हुआ GSAT-6 और GSAT-6A का। देवास ने जो 2 विशेष सैटेलाइट लॉन्च करने थे, उसके बदले में 20 साल के लिए 70 मेगाहर्ट्ज का एस बैंड इनको किया गया। 2011 में डील रद्द कर दी गई क्योंकि 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के बाद, याद रखिएगा, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला जब खुला तो भारत सरकार की नजर इस डील पर भी पड़ी। सरकार ने रणनीतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए 2011 में इस सौदे को रद्द कर दिया। यस बैंड स्पेक्ट्रम सेना को और सुरक्षा एजेंसी को दे दिया गया क्योंकि 2G घोटाला हो चुका था। तो और 2G घोटाला हो चुका था, सुप्रीम कोर्ट उसमें बीच में आ गया था और सुप्रीम कोर्ट ने वो घोटाले खुल गए थे। भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में हुआ करती थी, उन्होंने उन घोटालों को सामने लाए और वो मालूम पड़ा कि कॉन्ट्रैक्ट ही गलत हो गया। घोटाला सरकार कही जाने लगी, 2G 3G जीजाजी ऐसे लोग मीम बनाने शुरू कर दिए।
अभी क्या है कि कंपनी ने ये कहा कि भाई हमारा जो मामला है वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का है, देवास में इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स ने लगाया था, इसलिए वो तमाम तरह के आईसीसी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के पास चले गए, वो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स चले गए, उनके ट्रिब्यूनल्स में तमाम मुकदमे लगाए, फिर अंतरिक्ष देवास दोनों को मिलकर कुल मिलाकर ब्याज सहित 1.2 बिलियन डॉलर का उन्होंने क्लेम कर दिया, लेकिन उनको कोई सफलता कहीं से नहीं मिली। भारत में उन्होंने 2021-22 में और उससे पहले भारत में और उससे पहले नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में क्लेम किया था, सब जगह निरस्त हो गया था। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने मना कर दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट, अब चूंकि भाजपा की सरकार आ चुकी थी तो सुप्रीम कोर्ट ने 2021-22 में भी राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलेंट ट्रिब्यूनल और जनवरी 2022 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 2005 की देवास और अंतरिक्ष डील में देवास द्वारा धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का पाया गया। कंपनी की बाइंडिंग अप सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी, कंपनी लिक्विडेट हो गई। कंपनी लिक्विडेट हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गए और सुप्रीम कोर्ट में यह सिद्ध हुआ, अब देखो सुप्रीम कोर्ट में यह सिद्ध हुआ कि यह जो पूरा मामला है इसमें देवास ने धोखाधड़ी की। उनके पास वो टेक्नोलॉजी थी ही नहीं जिस टेक्नोलॉजी का उन्होंने हवाला दिया था, उनके पास वो एक्सेस भी नहीं था जिस टेक्नोलॉजी का उन्होंने हवाला दिया था। उन्होंने झूठ बोलकर ये कॉन्ट्रैक्ट किया था। अब चूंकि झूठ बोलकर कॉन्ट्रैक्ट किया गया था इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही शून्य था। यह कॉन्ट्रैक्ट झूठ के आधार पर था इसलिए शून्य था। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी यही कहता है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट झूठ के आधार पर, फ्रॉड के आधार पर किया जाता है तो फिर वो शून्य होता है। ये शून्य करनी होता है। भारत सरकार ने उसको कैंसिल कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कैंसिल कर दिया। व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? लेकिन देवास ने यह क्लेम किया, देवास के पास बात यह आती है कि वो कह रहे हैं कि विदेशियों का पैसा लगा हुआ, जबकि सुप्रीम कोर्ट में यह प्रूफ हुआ कि यह पैसा घूमकर मॉरिशस रूट से और दूसरे रूटों से भारत में आया। अब उस समय की सरकारों के मुखियाओं ने ही किया होगा ये सब कुछ, उनके ही बड़े बड़े 2G 3G जीजा जी, बहन जी, भाई जी, बहुत सारे लोग थे। किसने किया ये भी अभी खुलना बाकी है। लेकिन ये लोग, ये जो देवास था, देवास की दूसरी टीम चली गई अमेरिका, क्योंकि अमेरिकन लोगों का भी कुछ पैसा इसमें शामिल था, वो चले गए। अब इन्होंने क्लेम किया कि भाई देवास का अंतरिक्ष के खिलाफ मुकदमा लगाया जाए क्योंकि मेरा पैसा, अमेरिकन का पैसा उसमें लगा हुआ है, इसलिए 1.2 मिलियन डॉलर हमको दिलवाए जाए भारत सरकार से। अब एक बात आती है कि अंतरिक्ष तो भारत सरकार की कंपनी है, मतलब इसरो की कंपनी है, और इसरो की कंपनी है तो ये सॉवरेन फंक्शन है। सॉवरेन फंक्शन है तो सॉवरेन फंक्शन के खिलाफ मुकदमा चल नहीं सकता, किसी देश के खिलाफ मुकदमा चल नहीं सकता जब तक कि वो देश अनुमति न दे रहा हो। तब फिर इसमें एक अल्टर ईगो क्लॉज खोला गया। उसका कहानी ये है कि इनके कोर्ट ने, सर्किट कोर्ट ने वहां पर यह कहा कल कि ये चूंकि कॉमर्शियल विंग है भारत सरकार की, इसलिए ये भारत सरकार नहीं है, कॉमर्शियल विंग है इसलिए इनके ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है, जबकि यहां पर यह बात सिद्ध हो चुकी। अब सवाल यह पैदा होता है कि वहां अगर ये कंपनी ये जीत जाती है, देवास वहां पर जीत जाती है, तो 1.2 बिलियन डॉलर देगा कौन? क्योंकि हमारे यहां तो सुप्रीम कोर्ट मना कर चुका है, हमारे यहां तो सुप्रीम कोर्ट कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड कर चुका है, कंपनी को भी लिक्विडेट कर चुका है कि भाई इनको बेच बाच कर इनका काम खत्म करो, ये कंपनी धोखेबाज है। ये कंपनी जिसके पास कोई सामान ही नहीं था उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, और इसमें उस समय के भारत सरकार के अधिकारी, उस समय भारत सरकार के अधिकारी जो स्पेस पर या एयरविंग काम करती होगी, उन अधिकारियों की मिलीभगत रही होगी, सरकार हो सकता है इंटरवीन रहा हो सकता है अधिकारियों के बीच का ही खेला हो गया हो। और अधिकारी तो हमारे देश में हम जानते ही हैं, कुछ भी पेपर अप्रूव्ड किया जाने दो। अब आगे जब फंसेगा, चूंकि हम पुराने अधिकारी जो रिटायर हो चुके हैं उनके खिलाफ मुकदमा भी नहीं चलाते, उनके खिलाफ कोई महाभियोग नहीं, उनको कभी फांसी पर नहीं लटका दे। रिटायरमेंट हो गया तो कहने लगे जाओ, उसको वो उसकी सर्विस फंक्शन मान लेते हैं, कहते हैं उसका कोई दोष नहीं, सर्विस कर रहा था, वो तो नौकर था ही, नौकर का क्या दोष है। लेकिन अभी हालांकि मौसम चेंज हो रहा है देश में, अभी भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट भी लगातार पीछे जिनके समय पर कॉन्ट्रैक्ट हुए तो उनको भी घसीटना शुरू कर दिया है। इस मामले में
डिसीजन जब हो चुका है तो भाई वहां की कोर्ट, जब कंपनी ही खत्म हो गई, जब सुप्रीम कोर्ट कह चुका ये फ्रॉड का था, जब यहां नेशनल कंपनी ट्रिब्यूनल बोल चुका, आईसीसी बोल चुका और तमाम तरह के इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल्स बोल चुके हैं, फिर भाई वहां मुकदमा चलाने का, आर्बिट्रेशन का क्या मतलब है कि आर्बिट्रेशन हम खोलेंगे? उसमें आर्बिट्रेशन का क्लॉज था और उस क्लॉज के तहत कुछ एजेंसियों को आर्बिट्रेशन करना था अगर कोई विवाद पैदा होता है। लेकिन भारत सरकार या अंतरिक्ष का मामला वहां अमेरिकन कोर्ट कैसे चलाएगी? इसलिए इन्होंने क्या किया, अल्टर ईगो क्लॉज का इस्तेमाल किया और कहा कि चूंकि ये भारत सरकार के स्वामित्व की जरूर है लेकिन कॉमर्शियल है, तो यहां मुकदमा चल सकता है, यहां मुकदमा चल सकता है। वो जीत गए तो क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि एयर इंडिया, अब देखो यहां से आती है एयर इंडिया, उन्होंने कहा भारत सरकार की बहुत सारी कंपनियां जो यहां पर काम करती हैं, एयर इंडिया उस समय भारत सरकार की ओन कंपनी हुआ करती थी, एयर इंडिया जो यहां पर काम कर रही है, एयर इंडिया के जो फंड है, जो विदेशी फंड और जो उनकी बिल्डिंगें हैं, जो उनका जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर अब बेचकर मेरा पैसा $1.2 बिलियन निकाला जाए। एयर इंडिया की कहानी, अब एयर इंडिया तो एयर इंडिया है, उन्होंने कहा ये फॉरेन एसेट्स, IATA, इंडिया एयर इंडिया की दो कंपनियां हैं, एक तो IATA है जो कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पास एयर इंडिया और AAI का जो राजस्व जमा है उसको भाई कैश करवा दिया जाए। दूसरी बात यह है कि फ्रांस में मौजूद भारत सरकार के डिप्लोमेटिक कॉम्प्लेक्स हैं, सरकारी अपार्टमेंट हैं, विदेशों में खड़े विमान हैं, शिपमेंट्स हैं, इनको सबको सब जब्त करिए और हमारा पैसा दिलवाइए। दबाव बनाने की रणनीति के रूप में ये लोग सामने आए। एयर इंडिया की कहानी उस समय शुरू हुई, तब तक भारत सरकार ने एयर इंडिया 2019 में एयर इंडिया के विनिवेश की तैयारी कर दी। अब एयर इंडिया के विनिवेश का मामला समझ लीजिए, एयर इंडिया हालांकि दो है, एक एसेट मैनेजमेंट करती है और एक एयर इंडिया ये फ्लाइंग का सारा ऑपरेशन देखती है। एयर इंडिया तो बेच दी और कितने की बेची? फ्री में बेची। ये कहा गया कि एयर इंडिया के ऊपर इतना 17 मिलियन या 19 मिलियन डॉलर, 17 मिलियन डॉलर ये कर्ज है और ये कर्ज आप चुका दीजिए एयर इंडिया का और कंपनी ले जाइए। जितना कर्ज था कंपनी के ऊपर उतना पैसा देकर एयर इंडिया बेच दी गई, टाटा ने खरीद ली। हालांकि ऐसा कहते हैं कि 2004 तक एयर इंडिया प्रॉफिट में थी, यानी कि वाजपेयी सरकार जब तक चल रही थी तब तक प्रॉफिट में थी। जैसे ही ये सरकार आई 2004 से 14 वाली, एयर इंडिया घाटे में जाती चली गई। अब एक सज्जन, अब हमारे यहां तो हम सब जानते हैं कि सेक्रेटरी कौन होता है, चलाता कौन है। टाटा समूह को बेचने से पहले एयर इंडिया के ये दोनों जो बातें मैंने कही कि वो तो क्लेम कर रहे थे। हमारे यहां का मामला समझिए, हमारे पास किसी भी डिपार्टमेंट का स्पेशलिस्ट तो होता नहीं। हमने तो एक प्रक्रिया अपना रखी है कि एक IAS उठाओ और वहां बिठा दो, चाहे उसको कुछ आता हो या ना, वो हिस्ट्री से पढ़कर आया हो, लेकिन वो साहब एविएशन देखेगा। प्रदीप सिंह खरोला नाम के एक IAS को सेक्रेटरी बना दिया, एविएशन सेक्रेटरी उस समय। उन्होंने एयर इंडिया के बेचने की सारी रूपरेखा तैयार करी और फ्री में टाटा समूह को दे दी। अब कहा यह गया कि भाई जो घाटा था वो घाटा भर देंगे। टाटा समूह ने घाटा भरा और घाटा भरने के बाद कंपनी ले गए वो। तो टाटा समूह तो कह रहा है कि मैंने तो 17 मिलियन या बिलियन जो भी इतने डॉलर दिए, हमसे क्या लेना देना, आपका क्या था, आप घाटे में चला रहे थे। और 2004 से लेकर 14 तक इधर घाटे में चली रही थी। हालांकि मोदी जी के बैठने के बाद कई बार उन्होंने एयर इंडिया का प्रमोशन किया, एयर इंडिया पर खुद सफर किया, एयर इंडिया के ही विमान ले जाते थे, सब कुछ कोशिश करी उन्होंने, लेकिन उनको समझ आ गया था कि हम इसको चला नहीं सकते। तो हमारे यहाँ जो एविएशन सेक्रेटरी हुआ करते थे प्रदीप सिंह जी ने खाका तैयार किया, बेचने की तैयारी कर दी, फ्री में दे देंगे। अच्छा, मजे की बात यह है कि प्रदीप सिंह जी जब रिटायर हुए तब थोड़ी समय बाद, ऐसा नहीं वो रिटायरमेंट पे ही थे, रिटायर हुए तो टाटा समूह ने उनके कूलिंग पीरियड के बाद उनको अपने यहां रख लिया और अपने यहां रखकर उनको एक बड़ी मोटी रकम सैलरी में लोग कहते हैं देना शुरू कर दिया, जितना वो शायद एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे या जो नहीं ले सकते थे, जो नहीं उनको मिल सकता था, वो उन्होंने वहां लेना शुरू कर दिया। आज की तारीख में वो वहीं पर हैं, ऐसा कहते हैं लोग। अब इसको अर्नब गोस्वामी ने अपने शो में चलाया भी था कि भाई जिसने ये एयर इंडिया बेची, जिसने रूपरेखा तैयार करी कि भाई बिना पैसे के इसको हटाया जा सकता है, आप इससे पिंड छुड़ाओ किसी तरह से, वो उसी समूह का, जिस समूह को बेची गई, जिसकी प्रक्रिया से बेची गई, उसी समूह में जाकर फिर वो डायरेक्टर जो भी हो जाता है। क्या इसके पीछे कोई लिंक देखा जा सकता है
कि अरबों खरबों का ये खेल हो गया, भारत सरकार तो लुट गई, लेकिन साहब को बढ़िया नौकरी मिल गई। वो तो नौकर थे, यहां भी थे, वहां भी चले गए, उनके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, उनके कोई जांच पड़ताल नहीं। भैया कूलिंग पीरियड 2 साल का होता है या जो भी टाइम होता है, ये कूलिंग पीरियड पूरा कर लिया, चले गए। क्या ये तरीका सही है? क्या इसमें कोई विश्वास होता है? लेकिन उस समय एक काम अच्छा हो गया कि जो एसेट्स थे एयर इंडिया के, वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी या जो भी कंपनी का नाम है उसके पास चले गए, वो भारत सरकार के पास अभी भी हैं। अब सवाल इसमें यह पैदा होता है कि जो पब्लिक पॉलिसी है या जो फ्रॉड किया था, ऐसी फ्रॉड करने वाली कंपनी क्या अमेरिका में क्लेम कर सकती है? अब सुप्रीम कोर्ट में तो ये आया था कि भाई ये जो पैसा है वो तो भारत के ही दूसरे रूट से आया था, ये तो खेल हुआ था भारत के साथ, मतलब जो भी आगे पीछे जो हुआ वो तो खेल हुआ। लेकिन क्या अभी भी आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन के तहत उसका आर्बिट्रेशन हो सकता है, जिसको सुप्रीम कोर्ट भारत का कह चुका हो? लेकिन वहां केस फाइल करने के लिए उनकी सर्किट कोर्ट ने अनुमति दे दी है और ये कह दिया है कि भाई वो कर सकते हैं। अभी डिसीजन नहीं हुआ, ये मानते हैं, क्योंकि अब वो उनकी लोअर कोर्ट में मुकदमा शुरू होगा, जहां से शुरू होना चाहिए वहां से अब वो शुरू होगा। और ये $1.2 बिलियन डॉलर का क्लेम होगा कि नहीं होगा, किसका होगा, कैसा होगा, ये बहुत सारे प्रश्न अब नए खड़े होते हैं। लेकिन अभी अर्नब गोस्वामी ने उस समय सब्जेक्ट उठाया था, क्या अभी इन सज्जन के खिलाफ, प्रदीप सिंह जी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए? क्या इनकी संपत्तियों की जांच नहीं होनी चाहिए? क्या एयर इंडिया के विनिवेश की प्रक्रिया की जांच नहीं होनी चाहिए? ये बहुत सारे प्रश्न हैं। खैर वो छोड़ दीजिए, एयर इंडिया छोड़ दीजिए। मैं कह रहा हूं कि ये वाला जो प्रकरण है, इसमें जिस सेक्रेटरी ने 2005 में कॉन्ट्रैक्ट दिया था, उसके खिलाफ जांच नहीं होनी चाहिए क्या? कि उसने कोई टेक्नोलॉजी देखी नहीं, इन्होंने कहा मेरे पास टेक्नोलॉजी है और उन्होंने मान लिया, और मानकर विदेशी निवेश पर वो उनको स्पेक्ट्रम भी बांट दिया, और भारत सरकार की पॉलिसी चेंज हुई तो उनका क्लेम भी बन गया। ये सारे विषय आज हमारे कोर्ट के सामने हैं। आपका क्या विचार रहता है? आप इसको कैसे सोचते हैं? आपके क्या मायने निकलते हैं? मुझे जरूर लिखकर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।